में सब सुनना शुरू हो जाता है कि स्कूल में जाना है ना। अपने घर वाले कहते हैं भाई तो चलो बड़ा हो गया, स्कूल में भेजना स्टार्ट करते हैं। पड़ोसी भी कहते हैं कि भाई अब तो स्कूल में भेजो, है ना। यह सब कहते हैं अब तो स्कूल में जाना स्टार्ट किया नहीं किया। हाँ भाई स्कूल हमें पता चल गया कि स्कूल में जाना है, घर पर रहने से तो काम चलेगा नहीं, स्कूल जाना है, ठीक है। तो जैसे ही हम स्कूल में जाते हैं, अपनी पहली क्लास करते हैं, दूसरी में होते हैं, तीसरी में होते हैं, फिर पता चलता है चौथी क्लास में होना है, फिर 5वीं में होना है, फिर 6th में होना है, 7th में होना है। और जब 7वीं 8वीं में 9वीं में पहुंच जाते हैं तो एक बात पता चलती है कि 12वीं तो करनी है ना। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, यानी कि हमारे घर वालों ने हमें स्कूल में कम से कम 12 साल तो लगाने के लिए भेजा है। 9वीं करनी है, 10वीं करनी है, 11वीं करनी है, 12वीं करनी है। 12वीं तक का मैटर यहाँ जरूर है ना। तो जो बच्चे अब 9th क्लास में हैं वो 3 साल के बाद अपनी 12वीं कर लेंगे, +2 कर लेंगे, सभी पास हो गए, बिल्कुल अच्छे नंबरों से हो गए, मुझे यकीन है पूरा आप पे। भाई जो आप 10वीं में है वो अपनी 2 साल के बाद अपनी 12वीं कर लेंगे, सीधी सी बात है। भाई जो +1 में है वो नेक्स्ट ईयर अपनी +2 कर लेगा, और जो अभी +2 में है तो अब की बार वो अच्छे से पास आउट हो जाएगा। आप लोग को यदि यहाँ पर आप पहुंचे, ठीक है ना। मैं यहाँ सोच भी नहीं सकता आप फेल होगी, क्योंकि हो ही नहीं सकता। तो देखो 3 साल के बाद आप क्या कर लोगे, है ना। ये 12 के लिए आपकी जिंदगी के कितने साल लगे, कम से कम कितने साल भाई, 12 कम से कम 12 साल। और कि आप LKG UKG में गए तो फिर 15, है ना। यानी कि जब मैं बात छोटी बात करूंगा बस, कि आपको आपकी 12वीं करने के लिए 12 से 15 साल लगेंगे। LKG UKG में गए 15 साल, सीधे पहली क्लास में भी चले गए थे तो 12 साल, लाइफ के 12 साल लगेंगे। लाइफ के सिर्फ 12 साल नहीं लगेंगे, फीस भी देनी पड़ी आपके पेरेंट्स को, फीस भी तो देनी पड़ी, और फीस भी लगी है, बहुत सारा पैसा आपके पेरेंट्स का लगा है। जितने अच्छे स्कूल में आपको भेजा गया उतनी ही ज्यादा फीस लगी है, राइट है। और फीस नहीं लगी, आप जनवरी जैसे महीने में भी स्कूल में गए हो, आप जुलाई जैसे महीने में भी स्कूल में गए, सर्दी से सर्दी में भी पहुंचे हो, गर्मी में भी पहुंचे हो, सोने का मन करता था लेकिन फिर भी उठ के गए, है ना। खेलने का मन करता था लेकिन फिर भी स्कूल में गए हो, खेलने का मन करता लेकिन फिर भी पढ़े हो, स्कूल में चाहे थक के आए हो लेकिन फिर भी ट्यूशन में गए हो। तो आपने बहुत सारी चीजें करोगे, ये 12वीं आपकी ऐसे नहीं हो जाएगी कि ऐसी ही 12वीं हो गई, आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो, आपके पेरेंट्स भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हो, तो आप आपकी +2 करो। तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा बस, उसका जवाब आपने सटीकता से देना है कि आप इतनी सारी चीजें करके अपनी 12वीं क्लास कंप्लीट करोगे, तो आप आपकी 12वीं क्यों कर रहे हो, क्यों करें हम अपनी 12वीं? हम 12वीं करें 12 साल स्कूल में जाके, बहुत सारी फीस देके, ट्यूशन फीस देके, क्यों करें? शाबाश, कोई बच्चा हाथ उठा के बताना चाहेगा मुझको कि सर इसलिए। शाबाश, हाँ बच्चा, सफलता के लिए। पहली बात लड़के के लिए ठीक है, और बताओ एक आ गया कि सर सफलता, है ना, सफलता के सक्सेस के लिए, अपना फ्यूचर उज्जवल बनाने के लिए, अपना भविष्य अच्छा बनाने के लिए, एक मान लीजिए एक स्टेज पे है तो एक अच्छी स्टेज पे जाने के लिए। सर हमारा घर आज 2 कमरों का है तो उसको एक अच्छा मकान बनाने के लिए। आज हमारे घर में साइकिल भी ना हो लेकिन मेरे पेरेंट्स को एक मैं गाड़ी भी दे दूंगा, है ना। यानी कि जिस स्टेज पे मैं अब हूँ उससे एक अच्छी स्टेज पे, इसी को तो सफलता बोलेंगे। हाँ अच्छा भाई, एक तो रीजन ये हो गया, और अब इसमें हाँ वेरी गुड, नॉलेज लेने की, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है ना, आप इसी में आ गया कि आप आपकी 12वीं कर रहे हो तो 12वीं की नॉलेज क्यों ले रहे हो, उसी में आ गए। 12वीं तक का ज्ञान ले रहे हैं तो 12वीं तक का ज्ञान क्यों ले रहे हैं, उसी पे बात कर रहे हैं। तो उसका एक पॉइंट क्या आ गया, सफलता। और जॉब के लिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसके लिए भाई, नौकरी के लिए, वेरी गुड। और नौकरी भी 2 तरह की है, एक तो कौन सी,
सरकारी, गवर्नमेंट और एक कौन सी भाई? प्राइवेट। प्राइवेट। दो तरह की जॉब भी हो गई, या तो गवर्नमेंट करेंगे या अपनी क्या करेंगे? प्राइवेट करेंगे। ठीक है, और मैं बता देता हूँ, बिजनेस करेंगे सर, है ना? हो सकता है कि आइडिया क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे, है ना? नौकरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे, खुद का काम करेंगे। तो किसी के दूसरे के काम करेंगे, होगी क्या? नौकरी। या अपना खुद का काम करेंगे, वो क्या हो गया? बिजनेस। ठीक है, ध्यान से देखो, सुनो, आपकी ही बात हो रही, आपसे पूछूंगा थोड़ी देर में। देखो क्या आ गई, और सफलता इन्हीं चीजों को बोलेंगे। सफलता आप दो जगह से प्राप्त करोगे, या तो एक अच्छे वाली जॉब के साथ एक स्टेज को पहुंचाएगी। जब आप कुछ प्राप्त करोगे ना, प्राप्त किससे होगी? या तो आप क्या करोगे, अपनी जॉब करोगे, या फिर अपना क्या करोगे? बिजनेस। क्लियर है? और अपनी लाइफ को एक अच्छी स्टेज पे पहुंचाओगे। तो अब आपसे मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ, आप लोगों की तो प्लस टू अब होगी, किसी की 2 साल में, किसी की 3 साल में, किसी के 1 साल में, किसी की रहेगी। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले बहुत सारे लोगों की प्लस टू हो चुकी है। आपसे 5 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले बहुत सारे में प्लस टू हो रही है ना, 2.5 साल हो रही है प्लस टू। तो आप ऐसे ऐसे 100 लोगों के बारे में सोचो जिसको आप जानते हो, जिसकी प्लस टू हो चुकी। आप आपके बारे 100 लोगों के बारे में विचार करो, 100 लोगों को दिमाग में लेके आओ, तो उनमें से कितने ऐसे हैं जो वहां पहुंच गए जिसके लिए आप आपकी प्लस टू कर रहे हो? 5। मैं पेरेंट्स से पूछना चाहूंगा कि 100 का यदि हम आंकड़ा लें, आपके गांव से, मान लीजिए गांव से आए हो, शहर से आए हो, गांव से आए होंगे तो वो ज्यादा कनेक्ट रहता है कि शहर में व्यक्ति इंडिविजुअल को रहता है थोड़ा। कि आप 100 लोगों के बारे में सोचते हैं कि आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले किसी ने प्लस टू की थी, 100 लोगों के बारे में, तो कितने वहां पहुंच गए जिसके लिए आप आपके बच्चे की प्लस टू करवा रहे हैं? पहुंचना मतलब 10-15 हजार की कोई नौकरी नहीं होती, उसको पेट गुजारा है। कम से कम 40 से 50 हजार से ऊपर की आप नौकरी कर रहा हो या अपना बिजनेस कर रहा हो। कितना आंकड़ा देना चाहोगे? ये बिल्कुल सही है। यदि देखें तो अपने एरिया ओनली नरवाड़ा की सोचेंगे तो 2 से 3%। तो बच्चों एक चीज यहाँ से ध्यान से सुनना, यहाँ से आपका थोड़ा कान खुलने वाला है। जिसके लिए आप आपकी पढ़ाई कर रहे हो, आपके जो सीनियर हैं वो 100 में से 5 ही वहां पहुंचे हैं जिसके लिए आप आपकी पढ़ाई कर रहे हो। 100 में से 95 अपना पेट गुजारा कर रहे हैं, और जिसके लिए प्लस टू करना कोई जरूरी नहीं। 10 से 15 हजार की नौकरी करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने की कोई जरूरत नहीं। जितने आपकी पढ़ाई लिखाई पे लगेंगे 15 हजार पे तो उनका ब्याज आ जाएगा। 15 हजार पे तो यदि आपको आपके पेरेंट्स ने BA MA तक पहुंचाया, आगे तक पहुंचाया, यदि आपके 18-20 साल के पैसे एक तरफ रखे जाएं और किसी बैंक में रख दिए जाएं, तो यदि जो 95 लोग प्राप्त कर रहे हैं उतना तो उनका ब्याज हो जाता है। तो 100 में से कितने पहुंच पाए? 5। तो आप एक बात का जवाब दो, आपके अंदर ऐसा क्या है कि आप इन 5 में होंगे, 95 में नहीं होंगे? समझ। ये मिली है पहले तो ठीक है, ये मैं बताऊंगा। और कौन बताना चाहेगा? अच्छा एक बात बताओ छोटी सी, इनमें और इनमें कोई फर्क होता होगा या नहीं होता होगा? उसको फर्क मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कि 95 एक तरफ हो गए और 5 एक तरफ हो गए। अच्छा कोई आंकड़ा बड़ा बनाना चाहते हो कि ना सब 5 तो नहीं है कि और हो? नहीं सर, बहुत सारे लोग लगते होंगे, हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ तो होता ही होगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये सटीक आंकड़ा दिए हुए हैं कि 5 ने कुछ न कुछ प्राप्त किया है, 95 को कुछ नहीं मिला है। तो ये बात सोचने के लायक है या नहीं? यदि हम कुछ भी नहीं सोचेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे आंख खोल के, तो 95 का आंकड़ा बड़ा है, 5 का 95 का 95 का, और एक दिन यही खड़े होंगे हम यदि ऐसे ही चलता रहा। अब ये 95 वो नहीं जिसने प्लस टू नहीं की, ये प्लस टू भी पास है, ये BA भी पास है और ये MA भी पास है। सिर्फ प्लस टू नहीं है, ये MA पास करते हैं।
तो आज का हमारा सेशन इसीलिए है कि हम डिफरेंस पैदा कर सकें इन 5 के अंदर ऐसा क्या था और इन 95 के पास ऐसा क्या नहीं था, जिससे आप आपके आने वाला स्टेप सोच समझ के उठा सकें। और ये सोचने लायक बात है और हमें सोचना भी चाहिए, ठीक है ना। इनके और इनके अंदर एक छोटी सी बात का डिफरेंस है, वो क्या है भाई? समझ का, टाइम पे समझ का। समझ एक तो ये नहीं कि 60 साल में तो समझ में आएगी जाके अब कुछ करना नहीं, टाइम पे समझ का, जो टाइम पे समझ गए। अब टाइम पे समझ का मतलब क्या? देखिए यहाँ सबसे पहले पॉइंट क्या आया? नौकरी में भी अब सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हम किसको देते हैं? गवर्नमेंट। उसके बाद भाई अच्छा, गवर्नमेंट को ही प्रेफरेंस क्यों देते हैं? क्योंकि देखो जॉब की कोई हटा नहीं सकता। दूसरी बात, कोई टारगेट नहीं होता कि आपने टारगेट पूरा कर दिया तो आप रहोगे, नहीं किया तो आप नहीं रहोगे। तीसरी बात, आपका इंश्योरेंस होता है। नंबर 4 बात कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपका और आपकी फैमिली का भी होता है। यदि मान लीजिए आपके एकदम से किसी मेंबर में 20 लाख तक की मेडिकल समस्या आ गई तो उसको सब गवर्नमेंट देगी। तो यहाँ पर आप एक अच्छे कंफर्ट जोन में चले जाते हो यदि आप गवर्नमेंट जॉब पे हो तो। या फिर क्या बच गई भाई? प्राइवेट बच गई। इन दोनों के बारे में बात करते हैं छोटी सी, और इन दोनों को पाने में किस्मत का खेल है या फिर समझ का खेल है, इस पे डिपेंड करते हैं। कई तो मिथ्या ये है कि सरकारी नौकरी पाना किस्मत का खेल है, इस चीज को भी खत्म करते हैं। देखो गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले बात कर लें। गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले बात करें तो देखिए अपने देश की 80 से 90% गवर्नमेंट जॉब सिर्फ +2 बेस पे है। अपने देश की 80 से 90% सरकारी नौकरी लेने के लिए सिर्फ आपके पास 12वीं की डीएमसी होनी चाहिए उसका फॉर्म भरने। बाकी की 10 से 15% जो बच गई उसके लिए आपकी क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जिसको आप बीए बोलते हो, बीएससी बोलते हो, बीकॉम बोलते हो, बीटेक बोलते हो। यानी कि +2 करने के 3 साल के बाद जो आप आपकी डिग्री लोगे। हम सारी बात करेंगे, हम बीए की बात करेंगे, एमए की बात करेंगे, ठीक है ना। और ध्यान से देखिएगा, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, राइट है। अब सर ये 95 लोग तो +2 पास थे, इनको क्यों नहीं मिली? उसका रीजन देखो। जैसे ही आप +2 करोगे, +2 तो आपकी हो गई, जाके कितने भी परसेंट से हुई, चाहे आपकी 50% से हुई हो या 90% से 95% से, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का पड़ता है जैसे ही आप +2 करोगे, +2 करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म निकलेंगे, पुलिस का निकल गया, कलेक्टर का निकल गया, बहुत सारी चीजें, डी ग्रुप और सी ग्रुप की भर्तियां सारी +2 बेस पे हैं। तो जैसे आप फॉर्म भरोगे तो आपका एक एग्जाम होगा जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और उन 100 क्वेश्चनों में से आप 70 क्वेश्चन भी सही कर देते हो। 70 क्वेश्चन भी, और पेपर कैसा होगा? जैसे आपने 8 तारीख कर दिया, ऐसे इसी तरह आपके 4 ऑप्शन होंगे, एक आपने ठीक करना है। यदि 100 में से 70% के गोले आप ठीक कर देते हो, आपकी नौकरी को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अच्छा मुझे एक बताओ, जो 100% पूछे जाते होंगे ये कहां से पूछे जाते होंगे? 10वीं तक की किताबों से। जो आपके क्वेश्चन होते हैं ना, ये कहां से होते हैं? जैसे कि अब आपका पेपर लिया, इसके क्वेश्चन सारे 7वीं तक की किताबों से थे। जो आपका ये टेस्ट हुआ है, इसके सारे के सारे क्वेश्चन आपको 7वीं तक की किताबों से मिल जाएंगे। और जो सरकारी नौकरी के लिए जो पेपर होता है, उसके सारे के सारे क्वेश्चन आपको 10वीं तक की किताबों से मिल जाएंगे, 100 क्वेश्चन। और 100 में से बस आपने कितने लेने हैं? 70। कितने लेने भाई? 70। आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसका मतलब क्या है सर? इन 95 लोगों को 10वीं तक का भी ज्ञान नहीं है। मैं कहूंगा नहीं, 10वीं तक की डीएमसी है, ज्ञान नहीं। तो क्या सर इनके पास +2 तक का ज्ञान नहीं है? नहीं है। इनके पास +2 तक की डीएमसी है, डिग्री है, नॉलेज नहीं। नॉलेज होगी तो 100 में से 70 नंबर ना आए। उन्हीं को तुमसे एक क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी जो बड़ी से बड़ी जॉब होगी आपकी, आईएएस आईपीएस के लिए बात करें, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसमें भी आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है ना। 100 का मान लेते हैं एक बार,
जो उसमें पर्सन आते होंगे वो कहां से आते होंगे, कहां से लगता है आपको? प्लस उन सबका बेस क्या होता है? प्लस टू। इसका मतलब सर इन 95 लोगों को प्लस टू तक का भी ज्ञान नहीं है, मैं कहूँ नहीं है, होता तो ले नहीं देते, नॉलेज नहीं है, सिर्फ क्या है? डीएमसी। इसलिए ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और यह बहुत छोटा है, और ये मैं अपनी तरफ से देख रहा आपके ऑब्जर्वेशन। ठीक है भाई, ये हो गया सारा गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो फिर कि आपको यदि प्लस टू तक की भी नॉलेज है तो अपने देश की बड़ी से बड़ी पोस्ट के लिए आप अवेलेबल हो, बड़ी से बड़ी पोस्ट के लिए अवेलेबल हो। तो सर यहाँ अब ये नॉलेज की कमी क्यों हो रही है, उसके रीजन से। जैसे ही आप 10 से +1 में चलते हो, 10 से +1 में जाते हो, तो आपके सामने क्या होता है? साइड चुननी होती है आपको। अब आपके सामने 4 टारगेट आ गए, या तो आप क्या लो? आर्ट, या क्या लो भाई? मेडिकल, या फिर क्या लो? नॉन मेडिकल, या फिर क्या लो? कॉमर्स। ये सामने आएगा आपके, जो आप 9वीं 10वीं में है, 11वीं क्लास में, या आपने फेस करना पड़ेगा कि आपको 11वीं क्लास में ये चीज चुननी होगी, या तो आर्ट, या मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स। अब यहाँ की पेरेंट्स भी ध्यान से सुन रहे हैं और बच्चे भी ध्यान से सुनो, ये चीजें चुनी कैसे जाती हैं? ये चीजें चुनी जाती हैं यदि बच्चे के 80% या उससे प्लस नंबर आए हैं तो सब कहेंगे या तो इसको मेडिकल लेनी चाहिए या इसको नॉन मेडिकल लेनी चाहिए। बच्चे के यदि 70-75% नंबर आए हैं, 20 से क्या आए हैं, तो क्या दिला दो? कॉमर्स। और यदि बच्चे का बस ठीक है 50-60%, 65% है, उसको पेरेंट्स भी कुछ नहीं मानते, उसको पड़ोस कुछ नहीं, 8 ऐसे बोला 8 दिला दो, 8 कुछ नहीं, कितने परसेंट है बेटा? तो उसको मेडिकल नॉन मेडिकल में होना चाहिए, तो उसको कॉमर्स होना चाहिए, तो उनसे का लाइक नहीं, तो आर्ट में एडमिशन नहीं हुई। ठीक है, और बहुत ये मानते हैं कि आर्ट ले ले तो पता नहीं क्या जरूर कर दिया, कि बस वैसे ही पढ़ रहा है, तो पढ़ने के लिए बना तो नहीं था, बस आर्ट ले ली तो बस करना ही है, कुछ न कुछ 11वीं 12वीं करनी है। ये सबसे बड़ा कारण है इन 95 लोगों में खड़ा करना। यदि आपने परसेंटेज के बेस पे ये चीजें ली हैं, ये साइड चुनी है, आपके 60 से 70% चांस है कि आप एक दिन 95 में खड़े होंगे। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये चीजें कभी परसेंटेज के बेस पे नहीं लेनी चाहिए। ये साइड चुननी चाहिए कि हमें क्या करना है अपनी लाइफ में, हमें बनना है। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको क्या लेनी चाहिए? यदि आपको आपकी लाइफ में साइंटिस्ट बनना है, मैथ का टीचर बनना है, साइंस का टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपको क्या लेनी चाहिए? यदि आपको साइंटिस्ट नहीं बनना, आपको मैथ साइंस का टीचर नहीं बनना, ठीक है ना, आपको इंजीनियर नहीं बनना, नॉन मेडिकल आपको किसी भी हाल में नहीं लेनी चाहिए, चाहे आपके 100% नंबर आए। यदि आप लोगे तो आपके चरणों में खड़े हो और पेट गुजारा कर रहे हो। डॉक्टर बनना है तो क्या लें? मेडिकल। डॉक्टर नहीं बनना, किसी भी हाल में मेडिकल ना लो, आपकी मेहनत बेकार होने वाली है। मेहनत नहीं करनी होती, सही दिशा में मेहनत करनी होती, मेहनत तो गधा भी करता है, ठीक है, सही दिशा में। एक कंपनी में मजदूर सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसकी सैलरी सबसे कम होती है। सुपरवाइजर हो गया, मैनेजर हो गया, एमडी हो गया, सही दिशा में। कॉमर्स किसको लेनी चाहिए? जिसको या तो खुद का बिजनेस करना हो या लोगों के बिजनेस संभालने हो। या तो खुद का बिजनेस करना है या फिर दूसरों के बिजनेस संभालने हैं। यदि इस थिंकिंग के साथ आप बढ़ रहे हो तो आपको कॉमर्स लेनी चाहिए। और यदि ना तो आपको बिजनेस से मतलब, ना लोगों के बिजनेस से मतलब, किसी भी हाल में आपको कॉमर्स नहीं लेनी चाहिए। अब सर ये यदि आपको नौकरी ही करनी है
तो सबसे ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी आर्ट्स के बच्चों के पास है। वो क्यों सर? वो रीजन, क्योंकि यदि आपने गवर्नमेंट जॉब करनी है तो आपको एक एग्जाम पास करना है जिसके अंदर कितने क्वेश्चन है? 100। उसके 50 से 70% क्वेश्चन आर्ट्स से पूछे जाते हैं। आईएएस का एग्जाम अपने देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, उसके 70% क्वेश्चन आर्ट्स से पूछे जाते हैं। और इस चीज की कमी के कारण हम विजुलाइज कर नहीं पाते कि ये छोटा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, कौन सा इनमें बड़ा नहीं, कौन सा इनमें छोटा नहीं। यदि आपको सामाजिक का टीचर बनना है तो आपको क्या लेना चाहिए? आर्ट्स। और यदि आपको मैथ का टीचर बनना तो क्या लेना चाहिए? नॉन मेडिकल। आप मुझे बताओ, सामाजिक का टीचर बड़ा या मैथ का टीचर बड़ा? कैसे कर सकते हो? कोई बड़ा छोटा है इनमें? इक्वल है। मैथ वाला अपनी जगह सही है, सामाजिक वाला अपनी जगह सही है। तो सबसे पहले तो ये चीज अपने दिमाग में अच्छे से अपडेट कर दो कि ये साइट्स आपको आपके इंटरेस्ट बेस पे लेनी है, परसेंटेज बेस पे नहीं लेनी है। ना ये छोटा है और ना ये बड़ा है। इस थिंकिंग पे चलते हैं, इस विचारधारा पे चलते हैं, तो 100 में से हम 95 पे 100 में से 95 लोग पेट गुजारी कर रहे हैं। बीटेक करने के बाद भी 8,000 की नौकरी कर रहे हैं। तो ये चीज तोड़ दीजिए अपने दिमाग में। पहली बात, नॉन मेडिकल मेडिकल सब ऐसे लेते हैं जैसे कि पता नहीं क्या पार्ट उठा लिया, कुछ नहीं। उस बच्चे का फ्यूचर एक दिन तबाह होने वाला है यदि आपने धक्का कर लिया उसके साथ। उसके इंटरेस्ट बेस पे चले, उसको पहुंचना कहाँ है उसके बेस पे चले, ना कि एकदम से उसको कह दें कि तुझको तो नॉन मेडिकल की लेनी है, अब तुम ही बता कौन लेनी है। कह देंगे सरकारी नौकरी के फॉर्म पर, सरकारी नौकरी के फॉर्म भरवाने थे तो मेडिकल नॉन मेडिकल के तो क्वेश्चन ही 4 आएंगे, 70 क्वेश्चन और हट गए। ये समझाने के लिए भी खासकर आपको आज बुलाया गया। जो चीज हमें प्लस 2 के बाद के बच्चों में दिखती है, हमारे पास कोचिंग लेने के लिए आते हैं लेकिन उनको समझ नाम की चीज होती ही नहीं, जिसके कारण बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ रहा है बच्चे को। खुद बच्चा कह रहा है लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे। पेरेंट्स के पास भी कोई खास एविडेंस होना चाहिए कि ये चीज करवाऊं तो क्यों करवाऊं। ना तो पेरेंट्स को पता कि बिजनेस क्या करना है, करवाना नहीं करवाना है, ना बच्चे को पता और कॉमर्स ले। ये चीज सबसे ज्यादा गलत है। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, वरना ये आंकड़ा वैसे बड़ा नहीं हुआ, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहली बात आई कि बच्चे को प्लस 2 तक की भी नॉलेज नहीं है, सिर्फ उसके पास डिग्री है। दूसरी, वो नॉलेज क्यों खास नहीं बन पाती? क्योंकि उसकी साइड उसकी चॉइस के अनुसार से नहीं होती, उसकी क्षमता के अनुसार नहीं होती। ये मेन फैक्टर रहता है गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब में नॉलेज का फेल है, किस्मत का फेल नहीं है। यदि बच्चे को 10वीं तक की भी नॉलेज है, प्लस 2 बेस की सी ग्रुप डी ग्रुप उसको किसी भी हाल में मिलने से नहीं रुक सकती। और यदि प्लस 2 तक की उसको ज्ञान है तो उसकी ग्रेजुएशन बेस की भी सी ए बी ग्रुप और ए ग्रुप को छोड़ ही नहीं सकता। अक्सर ज्ञान का तो बड़ा खेल था कि ज्ञान तो हमारे बच्चे ले रहे हैं। ज्ञान का मैं बता दूं, ये जो टेस्ट हुआ इसमें 7वीं तक के क्वेश्चन हमने डाले थे। 90% बच्चे, ये मैं गवर्नमेंट जॉब की नजर से देखूं, फेल नहीं है। उन बच्चों के नंबर 40 और 45 से नीचे ही हैं, जो कि फेल की कैटेगरी में आते हैं। बच्चा 9वीं का था, 10वीं का था, 11वीं का, 12वीं का क्वेश्चन थे 7वीं क्लास तक के, जिसमें 90 से ऊपर ही परसेंटेज के बच्चे फेल हो चुके हैं। सर हम लोग बड़े बड़े स्कूलों तक भेज रहे हैं तो वो आपको डिग्रियां प्रोवाइड करवा रहे हैं। 8वीं से 9वीं, 9वीं से 10वीं, 10वीं से 11वीं, 11वीं से 12वीं करके आगे कर रहे हैं। फिर आप उनको कॉलेज में कॉलेज आगे कर रहे हैं और बड़ी यूनिवर्सिटी आगे कर रही हैं। सिर्फ वो कागज का टुकड़ा उनको मिल रहा है, उनके पास नॉलेज नाम की चीज नहीं है जिसमें बच्चे का खुद को शोर नहीं है। क्योंकि बच्चा डिफरेंस पैदा ही नहीं कर पा रहा कि नॉलेज क्या चीज है और सिर्फ डिग्री लेना क्या चीज है। बच्चा अचीवमेंट इसी चीज को ले रहा है, मैं 7वीं से 8वीं में हो गया, 8वीं से 9वीं में हो गया, 9वीं से 10वीं, 10वीं से 11वीं, 11वीं से 12वीं। फिर बात आ गई किसकी?
प्राइवेट जॉब की, सरकारी ना हो तो क्या हो, प्राइवेट हो। अब प्राइवेट में भी एक चीज ध्यान से देखो, एक कंपनी होती है, उस कंपनी में कोई 5,000 महीने में भी काम कर रहा है, कोई 10,000 महीने में भी काम कर रहा है, कोई 50,000 में भी काम कर रहा है, कोई 5 लाख महीने की भी ले रहा है और कोई 10 लाख महीने की भी ले रहा है, और सुंदर पिचाई जैसे लोग करोड़ों में भी लेते हैं। उसी फैक्ट्री में, उसी कंपनी में 5,000 में भी काम कर रहा है, 10 में भी, 15 में भी, 20 में भी, 25 में भी, 50 में भी, 60 में भी, लाख में भी, 2 लाख में भी, एक ही महीना है लेकिन सैलरी उनकी अलग अलग है। तो उस सैलरी की स्पेस पे अलग अलग हुई, वो सैलरी उनकी अलग हुई, उसमें 10वीं प्लस 2 उनका कुछ खास रोल नहीं, वो सैलरी अलग अलग हुई उसकी स्किल के बेस पे। कि जो कैंडिडेट था उसके अंदर स्किल कितनी थी। सर स्किल क्या, स्किल से मतलब पहली बात कि उसको बोलना आता है या नहीं आता है। दूसरी बात, उसकी ड्रेसिंग स्किल कैसी है, उसको ड्रेस भी ढंग से पहननी आती है या नहीं आती है। तीसरी बात, उसकी इंटरव्यू स्किल क्या है। नंबर 4 बात, उसकी इंग्लिश स्पीकिंग भी मायने रखती है। सर इंग्लिश स्पीकिंग मायने क्यों रखती है, अपने देश में तो हिंदी मातृभाषा है, हिंदी हमारे बच्चों को आती है। अपने देश में उत्तर भारत में हिंदी बोली जाती है, दक्षिण भारत वाला तो हिंदी समझ भी नहीं आती। और यदि किसी कंपनी में जॉब लेने के लिए गया, उसका एमडी यदि साउथ से है तो उसके साथ कम्युनिकेशन कैसे हो, हिंदी तो उसको समझ में नहीं आ रही, ना उसको हिंदी बोलनी आती, ना उसको हिंदी समझ में आती। कम्युनिकेशन किसके साथ हो, कम से कम बच्चे को 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट इंग्लिश में बात तो करनी आनी चाहिए। नहीं कहते कि हर बार इंग्लिश बोलो या अंग्रेज आप समझेंगे, नहीं, कम से कम इतनी नॉलेज तो हो कि आधा घंटा अपने आप को रिप्रेजेंट इंग्लिश में कर सके। सामने ऐसा इंसान है जिसको हिंदी नहीं आती, तो इंटरनेशनल भाषा इंग्लिश क्यों बची। तो इन स्किल्स की कमी के कारण प्राइवेट जॉब के अपने क्षेत्र के 100 में से 95 लोग सिर्फ 10 से 15,000 की कर रहे हैं। आप कहोगे सर प्लस 2 तो कर ली, बोलना आता ही नहीं, इसको बोलना नहीं आता, बोलना सिखाया किसने। क्या उस बच्चे की क्लास लगी कि बेटा आपको कैसे बोलना चाहिए, क्या उस बच्चे की क्लास लगी कि बेटा आपको ड्रेस कैसे पहननी चाहिए, क्या उस बच्चे को लगी कि आप जहां बैठे हो तो आपको बैठना कैसे चाहिए, आपको कब चुप रहना है और कब आपको बोलना है। क्या उसकी क्लास लगे कि इंग्लिश कैसे बोलनी है। जब वो स्किल दी ही नहीं गई तो ऊपर से तो आने करेगी। तो इन स्किल्स की कमी के कारण 100 में से 95 लोग सिर्फ पेट गुजारा कर रहे हैं, ना कि प्राइवेट में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर बात किसकी आ गई, बिजनेस की। इंडिया में दिल्ली के बिजनेस स्टार्ट होते हैं और दिल्ली के बंद होते हैं। बंद क्यों होते हैं, बिजनेस स्किल की कमी के कारण। जो आप बिजनेस कर रहे हो, आपने शोरूम कर लिया तो आपको पता होना चाहिए बैलेंस शीट क्या होती है, डिस्काउंट क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, जीएसटी कैसे लगता है, खरीद कहां से करनी है, क्योंकि खरीद पे डिपेंड होगा। सस्ता खरीद के लेके आओगे तभी तो एक अच्छा रेट दे पाओगे, आपने महंगा खरीदा है तो आगे रेट क्या दोगे। तो 100 में से 95 के बिजनेस डेली शुरू होते हैं, डेली बंद होते हैं, बिजनेस स्किल की कमी के कारण। तो यानी कि आप अब यदि ध्यान से देखोगे तो ये 95 यहाँ रहने के लायक हैं। गवर्नमेंट जॉब में एंट्री क्यों नहीं मिली, नॉलेज की कमी के कारण। प्राइवेट जॉब में एंट्री क्यों नहीं मिली, स्किल की कमी के कारण। बिजनेस क्यों नहीं शुरू हुआ, बिजनेस स्किल की कमी के कारण। तो जिस चीज को करने के लिए जो चीज होना जरूरी है, यदि उसकी कमी है तो कैसे होगी। और ये सारा काम किसको करना पड़ेगा, आप पेरेंट्स को अपने पैसे दे रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं, ये सारा रोल किसका है। सिर्फ 9 में से 10 में, 10 में से 11वीं, 11वीं से 12वीं करना स्कूल या एकेडमिक्स का सिर्फ ये काम नहीं है, आपको उस लायक बनाना होता है। तो कौन सा स्कूल क्या करेगा और क्या नहीं करेगा भाई हम कुछ नहीं कह सकते, कौन क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। बस मैं आपकी 5 मिनट और लेके अपना आइडिया शेयर कर रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, और हम जो कर रहे हैं कुछ नया नहीं कर रहे, बड़े बड़े शहरों में चीज स्टार्ट हो चुकी है और आप जानते भी होंगे, कई सारे जानते भी होंगे। जब हम यहाँ पर आज तक हम पढ़ाते थे प्लस 2 के
बाद, प्लस टू के बाद, बीए के बाद या एमए के बाद। इस सेशन से आपको जो क्विज भी तभी बताया गया था, हम अपनी प्लस टू सलाह करोगे कि मुझे लाइफ में बनना क्या है, मुझे जिंदगी में करना क्या है, या मेरे बच्चे को या मेरी बच्ची को मुझे करवाना क्या है। उसके अनुसार यदि आप हमारे पास प्लस वन में आए हो तो उसके अनुसार आपको बताया जाएगा कि आपको स्ट्रीम कौन सी लेनी चाहिए यदि आपने ये चीज करनी है। आर्ट्स में डॉक्टर बनना है, मेडिकल में हो भाई, इंजीनियर बनना है, नॉन मेडिकल में हो, मैथ का टीचर बनना है, नॉन मेडिकल में हो, समाज का टीचर बनना है, आर्ट में हो, वकील बनना है, आर्ट में आइए, आईएएस बनना है, आर्ट में आइए। उसके अनुसार और प्लस टू में है तो वही स्ट्रीम उसकी चलेगी कि जैसे उसकी चलती आ रही है। पहले बता दिया जाएगा, आप चुनोगे, फिर होगा क्या, जैसे स्कूल में आप जाते हो 6 घंटे, ये स्कूल होगा, यही स्कूल रहेगा, उसमें से 4 घंटे आपकी क्लास लगेगी। यदि आप प्लस वन में हो प्लस वन की, और प्लस टू में हो तो प्लस टू की, लेकिन सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, नॉलेज के लिए। नॉलेज किस बात की, जागरूकता के साथ नॉलेज की। जागरूकता के साथ नॉलेज क्या, यदि आप प्लस वन में टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लीजिए आप आर्ट में हो, आर्ट में आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में आप पढ़ रहे हो या हिस्ट्री में आप पढ़ रहे हो सिंधु घाटी सभ्यता, तो वहां टीचर जब आपको पढ़ा रहा होगा तो ये भी बताएगा कि बेटा प्लस वन में ये चीज लिखनी कैसे है, ऐसे लिखनी है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, इस तरह से लिखनी है, ये तो हो गया। फिर वो साथ के साथ वहां से अंडरलाइन करवाएगा कि जो ये किताब, ये पेज हमने पढ़ा है, इसमें से प्लस टू के बाद जो आपका एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन कैसे आता है। और साथ के साथ मान लीजिए एयरफोर्स में कोई क्वेश्चन आए, उसी पैराग्राफ से पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, उसमें लिखा मिलेगा ये था, तो हड़प्पा था, नहीं हड़प्पा था, तो साथ के साथ दिखाएगा कि एयरफोर्स के पेपर में पूछा हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा सबसे बड़ा शहर था, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये सिर्फ आप 11वीं नहीं कर रहे, अपने टेस्ट की तैयारी के साथ कर रहे हो, क्योंकि इसमें वही चीज पूछी जाएगी। फिर बच गए 2 घंटे। 2 घंटे क्या रहेगा, 2 घंटे ये रहेगा कि आपने अपनी लाइन चुनी, आपने मान लीजिए किसी ने चुन लिया कि सर एयरफोर्स में जाना है, किसी ने चुन लिया कि मुझे क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। सिर्फ मेडिकल से आपने प्लस वन प्लस टू कर ली कि आप डॉक्टर बन गए। डॉक्टर आपको कौन बनाएगा, डॉक्टर आपको पीजीआई बनाएगा। डॉक्टर बनने के लिए कहाँ एडमिशन होना चाहिए आपका, पीजीआई में। क्या पीजीआई में सबके एडमिशन हो जाते हैं, जिसने मेडिकल से कर लिया क्या सबके एडमिशन हो गए डॉक्टर बनने के लिए, नहीं, क्योंकि पीजीआई भी एडमिशन करने के लिए क्या लेगा, आपका टेस्ट लेगा। मान लीजिए 5000 बच्चों ने टेस्ट दिया, उनको सिलेक्ट करना भी, आई के डिपार्टमेंट में सिलेक्ट करने 200, भाई हड्डियों के डिपार्टमेंट में सिलेक्ट करते हैं 100, ठीक है, दांतों के डिपार्टमेंट में सिलेक्ट करने हैं 600। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग टेस्ट होंगे, आपको देखना कि मुझे कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। तो जैसे ही आप आपकी प्लस टू करोगे तो आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। मान लीजिए 100 नंबर का टेस्ट हुआ और 100 नंबर का टेस्ट होगा, और 100 नंबर में से जो टॉप 200 है, टॉप 300 है, टॉप 500 है, जितने भी पोस्ट है उस डिपार्टमेंट की, वो टॉपर उठाए गए। उस टेस्ट में आएगा क्या, जो आपने प्लस वन और प्लस टू में पढ़ा है, वो प्लस वन और प्लस टू की मेडिकल के बुक से उस टेस्ट में आएगा। तो हम लास्ट के 2 घंटे क्या करेंगे, 4 घंटे तो अपनी 11वीं करेंगे, अपनी 12वीं, क्योंकि परसेंटेज भी जरूरी है, अपने समाज को ये भी दिखाना मेरे 90% आए, 95 आए, वो मानेंगे नहीं आपको, परसेंटेज भी अच्छी देनी है। ये 2 घंटे ट्रेनिंग करेंगे हम उस टेस्ट। यदि आपको एयरफोर्स में जाना है तो एयरफोर्स का एग्जाम कब होना, आपका प्लस टू के तुरंत बाद होना है, तो ये 2 घंटे हम अपनी ट्रेनिंग कर रहे होंगे एयरफोर्स के एग्जाम के लिए। और इन एग्जाम में क्वेश्चन मैंने बताया कहां से पूछे जाते हैं, 10th तक की बुक से। तो हम लास्ट के 2 घंटे अपनी 10th तक की दोबारा से नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं। यदि हमारे पास एमए पास भी कोई आता है सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए, उसको हम 10वीं तक का ही पढ़ाते हैं, क्योंकि इस पेपर में 10वीं तक का ही पूछा जाता है। अब डिपेंड करता है कि वो 10वीं तक की चीजें कब पूछने आए। अब सर ऐसा ना करें, प्लस टू करें आराम से, तो आराम से प्लस टू हो जाएगी, फिर आराम से तैयारी कर लेंगे, क्या दिक्कत है।
सर अब क्या दिक्कत होगी? आप दिक्कत छोटी ही ये होगी, क्या होगी? मान लीजिए एक रोहतक शहर का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जो आप ये चीजें जो स्टार्ट कर रहे हैं हो चुकी है, और एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ अपने नरवाना का। मैंने डॉक्टर के टेस्ट की बात की, और टेस्ट कब होना भाई? +2 के तुरंत बाद, या फिर मैंने मान लीजिए एयरफोर्स के एग्जाम की बात कर ली, एयरफोर्स का एग्जाम जब कब होना? +2 के तुरंत बाद होना ना, +2 के तुरंत बाद। अब मान लीजिए डॉक्टर का टेस्ट है और 200 पोस्ट है जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो। एक बच्चा रोहतक का है जिसने उस टेस्ट की ट्रेनिंग +1 में भी की और उस टेस्ट की ट्रेनिंग +2 में भी की। एक नरवाना का बच्चा है जिसको अपनी आराम से +2 की, और उसको पता चला कि एक टेस्ट देना है, और दोनों बच्चे यहाँ टेस्ट देने के लिए पहुंच गए। इन फर्स्ट 200 में से चांस किसके हैं? क्योंकि इसकी ट्रेनिंग कितने टाइम की है? और ये बात मेरी मानो मत, आप कभी रोहतक पीजीआई विजिट करो तो उसके हेड ऑफिस में जाइएगा और उससे ये देखिएगा कि आपकी मान लीजिए 200 पोस्ट थी, भाई आई के डिपार्टमेंट में 200 थी, बताइए इन 200 पोस्ट में से कौन से शहर के ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं? तो मिलेंगे रोहतक, गुड़गांव, चंडीगढ़, या कुछ हिसाब में भी 1-2 साल पहले चीज स्टार्ट हो। 80% बच्चे उन्हीं शहरों को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो तो 2 साल की ट्रेनिंग से लड़ते हैं, हमारे वाले के पास ट्रेनिंग नहीं है, हमारे वाले के पास सिर्फ डीएमसी है। वैसे ही हर एग्जाम में होता है, ये ट्रेनिंग बहुत काम आती है, बहुत बड़े लेवल पे इस चीज को देखते हैं। बड़े लेवल पे गोल्ड मेडल ओलंपिक में किसके सबसे ज्यादा आते हैं? कौन से देश के? मैं बता देता हूँ, चाइना या तो आपको पहले भी मिलेगा या आपको दूसरे पे मिलेगा। चाइना क्यों मिलेगा? देखो उसका रीजन बताता हूँ। चाइना में क्या होता है, 4 साल के बच्चे का, ध्यान से सुनिएगा एक बात कि दुनिया कितनी एडवांस हो चुकी है। 4 साल के बच्चे का हड्डियों का टेस्ट करके ये पता कर लिया जाता है कि ये कौन से गेम में चलेगा। हड्डियों का टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है कौन से गेम में, इसमें नहीं चलेगा, ऐसे स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा, ये जिम्नास्टिक में चलेगा, जिम्नास्टिक के लिए फिट है। तो 5 साल के बच्चे की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है ओलंपिक के लिए। ओलंपिक कब खेलना है? जब वो 25 साल का हो जाएगा। अपनी ट्रेनिंग कितने साल करेगा? 20 साल। अपने यहाँ कैसे होता है, जब 22-23 साल हो गया तब तो उसको पता चलता है कि उसको ओलंपिक भी खेलना है। ट्रेनिंग कितने साल की है? 2 साल की। ओलंपिक में अपना आंकड़ा क्या होता है? 115 में से 116 में थे वो लोग काउंट हैं पहले पे दूसरे पे, क्योंकि ट्रेनिंग 20 साल की थी। सर गोल्ड मेडल अभी हम भी तो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं, इसमें आते हैं गोल्ड मेडल आते हैं कुश्ती में, और अभी कौन से किसके? हरियाणा में कुश्ती में आते हैं ना। कुश्ती में क्यों आ रहे हैं देख लो, क्योंकि हरियाणा का बच्चा 4 साल का है या फिर 5 साल का है, कुश्ती खेलना स्टार्ट कर सकता है। इसकी भी ट्रेनिंग कितने साल की होती है? बाहर के विदेश से आए हैं उनकी भी ट्रेनिंग कितने साल की है? मामला टक्कर का। सीधी सी बात है, ट्रेनिंग जिसकी तकती वही जीतेगा। तो हम बात कर रहे हैं एग्जाम तो सारे +2 के बाद होंगे, उसकी ट्रेनिंग +1 में और +2 में साथ के साथ करवा दी जाएगी। हमारे पास अब कैसे पढ़ रहे हैं नरवाना की मैं मेंटलिटी बता दूं। पहले क्या करते हैं पेरेंट्स या बच्चे आराम से अपनी +2 करेंगे, तुम्हारा आराम या हराम होने वाला है। कैसे करेंगे? फिर क्या करेंगे भाई, आप कॉलेज में एडमिशन दिला देते हैं। जब कॉलेज में जाते हो उसको 1-1.5 साल हो जाते हैं, उसको समझ में आती है सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होगा, मुझे एक टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, और टेस्ट क्लियर करूंगा तभी तो मुझे कुछ मिलेगा। फिर वो निकलता है सर कोचिंग सेंटर के लिए, जब उसने +2 किए कितने साल हो गए? 2 साल, जिसके लिए हम जाने जाते हैं कोचिंग सेंटर। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे थे, ये होल, ये सुपर होल, ये ऊपर बड़ा होल फुल होते हैं सारे, ठीक है। 2 साल के लिए निकलते हैं, फिर वो अपनी 1-2 साल या 6 महीने या 1.5 साल 2 साल अपनी क्या लेते हैं? कोचिंग। कोचिंग पे हम उसको क्या पढ़ाते हैं? एग्जाम में क्या आना है? हम उसको 10वीं तक की चीजें पढ़ाते हैं। फिर 6 महीने में 1 साल में उसकी वैकेंसी निकलती है, उसको +2 किए हो गए 4 से 5 साल, अब अपना एग्जाम देता है और उसके फेल होने के चांस बहुत ज्यादा है।
नहीं निकाल पा रहे जितना निकालना चाहिए, क्योंकि इसको 5 साल हो गए और 5 साल में इसके बहुत सारे कंपटीटर तैयार हो चुके हैं, क्योंकि एग्जाम तो प्लस 2 के बाद ही होना है। 5 साल में कितने कंपटीटर तैयार हो गए, और अब तो वो कंपटीटर तैयार हो गए जो अपनी ट्रेनिंग प्लस 1 में भी करके आए और प्लस 2 में भी करके आए। तो जो ट्रेनिंग प्लस 1 प्लस 2 में करके आया, किसी को प्लस 2 की 5 साल हो गई और किसी ने प्लस 1 प्लस 2 में की, दोनों का यदि हम कंपटीशन करवा दें तो प्लस 2 का बच्चा आगे निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि बात 10वीं तक की थी, उसके तो ताजा दिमाग में है और तो हैंग हो चुका है 5-6 साल पहले, इसलिए 95% कुछ नहीं कर पाते अपने क्षेत्र में। यदि मैं रोहतक की बात करूं तो उस तरफ में 25 लिखता, इस तरफ में 75 लिखता। गुड़गांव की बात करूं तो उस तरफ में 60 लिखता, इस तरफ में 40 लिखता। चंडीगढ़ दिल्ली की बात करूं तो मैं 90 उधर लिखता और 10 इधर लिखता। बात है कौन कितने पहले ट्रेन होके चलना स्टार्ट हो गया उस चीज के लिए। अब ये चीज हम निर्माण में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले तो मैं आपसे ही सलाह लेना चाहूंगा कि ये काम हमारा सही है या नहीं, करना चाहिए ना, इस तरह से हमें स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि हमें इस बात का बहुत खेद है कि रोहतक हमसे 80 किलोमीटर दूर है, वो लोग कह रहे हैं हमसे 10 साल आगे, वो लोग कह रहे हैं हम 5 साल आगे। और आईएएस का एग्जाम बीए के बाद होना है, प्लस 2 होगी, 3 साल में बीए होगी, बीए के बाद आईएएस का एग्जाम होना है। वहां का बच्चा 9वीं क्लास में अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहा है आईएएस के लिए। 3 साल में प्लस 2 होगी, 3 साल में बीए होगी। कितने साल हो गए तैयारी करते हुए? हमारे वाला बीए करता है, फिर उसको पता लगता है कि आईएएस कुछ चीज है। कितने साल आगे हो गए? 6 साल। चाइना कहता है कि 20 साल आगे। 20 साल आगे क्यों है? ट्रेनिंग 20 साल पहले की, यानी कि उनका टाइम 20 साल आगे चल रहा है। अमेरिका 50 साल, क्योंकि जो हम अब कर रहे हैं उन्होंने 50 साल पहले कर रहे हैं, और जो हम 50 साल में करने वाले हैं वो कर चुके हैं। तो ये ट्रेन हम प्लस 1 प्लस 2 में हो तो हम आप में आप मिला के बात कर सकते हैं। यदि आपकी ट्रेनिंग दिल्ली है, हम आप खुद नहीं सोच पाओगे कि आपके साथ हुआ क्या, और बाकी के कंपटीटर कैसे आपसे आगे निकल। तो इसमें स्टडी करें, मेहनत करें, राइट दिशा में करें। अब सर मेरा खुद 9-10 साल का अनुभव है, अनीता मैडम मुझसे पहले के 12-13 साल का अनुभव है, इनसे भी जानिएगा। हमें क्या मिलता है कि जब हमारे पास बीए करने के बाद बच्चा आता है, उसको जाना था चंडीगढ़, लेकिन वो 3-4 साल चला दिल्ली की तरफ। फिर उसको रोहतक जाने के बाद समझ में आई नहीं, मुझे तो चंडीगढ़ जाना था। वो वापस आया और पूछ रहे सर चंडीगढ़ जाना है। भाई तू कब का जा चुका होता, लेकिन तेरी दिशा ठीक हो। ये 95% है सर, ये नहीं कि ये पढ़े नहीं या फिर ये मूर्ख थे या फिर ये कम थे, कुछ नहीं थे, इनके पास राइट दिशा भी नहीं थी। जब हमें ना पता हो कि कहाँ जाना है, हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। आप पढ़े लिखे हो, मान लीजिए आपको जींद जाना है, आप आराम से बस स्टैंड पे जाओगे, बस स्टैंड से जींद की बस लोगे, चले जाओगे। आप अनपढ़ भी हो तब भी आप जींद पहुंच जाओगे। यहाँ से आप पूछोगे सर जींद जाना है, मैं कह दूंगा सर इस तरह से बस स्टैंड है, वहाँ बस स्टैंड में जाने कहते भाई जींद जाना है, कोई बता दे कभी जींद की, आप जींद पहुंच जाओगे। लेकिन हमें पता ही ना हो कि कहाँ जाना है। आप यहाँ से निकलो, जैसे मैं निकलूं, सर से मिले, सर जाना है, बताइए भी कहाँ जाना है, जाना है, कहाँ जाना है, कहीं तो जाना है। 70% लोगों के साथ यही हो रहा है। ये बात आप बिल्कुल अंदर जाने दें, 70% लोगों के साथ यही हो रहा है अपने क्षेत्र में। यहाँ बीए जैसे कब आते हैं हमारे पास, या तो बीए पास आते हैं, कई बार ज्यादातर बच्चे पास होते हैं या बीए कर रहे होते हैं, आते हैं, उनसे हम पूछते हैं आप बीए क्यों कर रहे हो। जैसे कि उलवरा, इतना उलवरा था, यहाँ बच्चे भी होंगे 2-4, मैंने पूछा कि भाई चलो आप क्या कर रहे हो, बीए कितने कर रहे हो। 200 बच्चों में से लगभग 130-140 बच्चों ने हाथ उठाया कि हम बीए कर रहे हैं। मैं बोला कि हाथ वही खड़ा रखना जिसको पता हो कि बीए आप क्यों कर रहे हो। एक भी हाथ खड़ा नहीं था, तो ये बहुत शर्म की बात थी। 12 साल तो स्कूल के लगाए, 3 साल बीए में लगाने वाले हैं, 15 साल लाइफ के हो गए, क्यों लगाने पता नहीं। तो 95 में होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल पहले लिख के दे सकते हैं आप 95 में, पता होगा तभी तो पहुंचेंगे।
माँ बाप भी आपकी हेल्प बेटा तभी कर पाएंगे जब आपको पता हो कि आपको जाना कहाँ है। अनपढ़ की हेल्प कर कौन कब कर पाए हम, जब उसको पता था कि मुझे जाना कहाँ, वरना अपना शुभ चिंतन की अपनी अपनी हेल्प नहीं कर पाएगा। अब मुझे पता ही नहीं तो आप कहोगे सर एक काम करो, आप थोड़े मेंटल के लगते हो, अब यहीं रह जाओ, खाना पीना ये हो जाएगा। जब किसी को पता ही नहीं होता और कुछ पूछें तो उसको कहा जाता है तुम यही ठीक हो, तुम कहीं ना जाओ, तुम माने तो एकदम क्या करो, पुलिस के सामने खड़े हो जाइए, जाके जो करना चाहे। बीए वाले बीएससी वाले सब निकलेंगे, उनसे पूछे सर आप ये कर रहे हो, शांति करें क्यों कर रहे हो, तो उसको बोली बीए करनी थी, फिर हमें देखेंगे, फिर देखेंगे, ये जवाब आपको मिलेगा। और ये सबसे खतरनाक जवाब पता होना चाहिए। अब यहाँ पर यदि भाई आपका टारगेट +2 के बाद का है तो आप रेडी हो, लेकिन के बाद का सोचिए, हम आईएएस की तो सोचेंगे, आईएएस के सोचिए +1 +2 में हम रेडी होंगे, +2 तक की नॉलेज आपके पास होगी। यदि आप उसके बाद कॉलेज में जा रहे हो, बीए में जा रहे हो या बीएससी में जा रहे हो या बीकॉम में जा रहे हो, तो आपके पास सटीक जवाब होगा कि क्यों जा रहे हैं। आपने कहा सर मुझे आईएएस बनना है, बताएंगे बेटा आईएएस आप +2 के बाद तो फॉर्म नहीं भर सकते, ग्रेजुएशन के साथ भर सकते हो। +2 तक की नॉलेज हम आपको पक्का करके दे रहे हैं, 3 साल अपनी नॉलेज को इसको पक्का रखोगे और जो आप बीए में पढ़ रहे हो उसको भी पक्का करोगे और उसके बाद आप आपका एग्जाम दोगे। तो आपसे कोई पूछेगा जब आप ये कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आईएएस के लिए प्रिपरेशन होगी। अच्छा क्या होता है, आपको पता होगा आईएएस क्या होता है, कितने एग्जाम होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन से ज्यादा नंबर का आता है, कौन से कम नंबर का आता है, सामने वाले के रोटी बंधु सीधे। तो ये चीजें हम रिप्रेजेंट करने हैं नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पेरेंट्स कम है, बच्चे ज्यादा हैं, यदि इस फिर से जुड़ते हैं, ठीक है। और जो टीचर होंगे ये नहीं कि भाई 5,000 का 10,000 का नहीं, +1 +2 का प्रत्येक टीचर यहाँ नेट क्वालिफाइड होगा, कभी भी कोई भी पेरेंट्स या बच्चा उसकी क्वालिफिकेशन ऑनलाइन चेक कर सकता है। एक्सीलेंट टीचर होगा तभी तो एक्सीलेंसी आएगी। 10,000 का टीचर खुद स्ट्रगल कर रहा है और भविष्य बना रहा है, 10,000 में टीचर वो काम कर रहा है जिसके खुद के फंडे क्लियर नहीं है लाइफ में, और तो खुद का ही टॉपिक क्लियर नहीं है, बच्चा बोल रहा है पीट रहा है, टीचर वही पीटेगा जिसको नॉलेज नहीं है। ये बात लिख लीजिए अपनी कॉपी पे। अनुशासन के बदले पीट रहा है, अच्छी बात है, आप कोई मिस्टेक कर रहे हो अच्छी बात है, जब गाना भी चाहिए आपको, लेकिन आपका क्वेश्चन नहीं निकला और आप कोशिश कर रहे थे, फिर भी टीचर आपको पीट रहा है, टीचर हम कभी सर हम +2 के बाद में मैथ पढ़ाता हूँ, कोचिंग में मैं मैथ पढ़ाता हूँ, मुझे जोड़ भी सिखाना पड़ता है बच्चों को, जोड़ भी। और बड़े बड़े स्कूलों से बच्चे आते हैं यहाँ पर, छोटे छोटे गुरुवाना में प्लेटफॉर्म हमने तैयार कर दिया, और यकीन नहीं होता तो पेरेंट्स 2-4 दिन से बैठे एक दिन आगे और कोई नया बैच बने, फ्रेश बैच बने, उस समय एक जोड़ का क्वेश्चन बोलूंगा, जोड़ का क्लियर नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको बस 8वीं से 9वीं, 9वीं से 10वीं, 10वीं से 11वीं, 11वीं से 12वीं करते रहो, फिर भी ये करो, एमए करो, फिर नेट कर लो, फिर बताइए। और सबसे खतरनाक बात मैं बताता हूँ, आप आज नहीं आप कल ही आइए, कल यहाँ ये बैच ऐसे ही भरा होगा। अब है ना डी ग्रुप की वैकेंसी निकली हुई है, डी ग्रुप की 10,000 वैकेंसी 84 की निकली हुई है, जिसके लिए आपकी सिर्फ 10वीं होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए, बस आप यहाँ आओगे, आपको खड़ा कर दूंगा, बच्चे बैठे होंगे, बताओ भाई 10वीं पास कौन है, 10वीं पास में मिलेगा आपको इसी बैंक, क्योंकि होना चाहिए, क्योंकि 10वीं के बाद ज्यादा पेपर है, +2 बीए भी है, एमए भी है, बीएड एमए प्लस बीएड 2-4 तो भी मिल जाएंगे, पेपर 10वीं के बाद का, लेकिन 10वीं की हुए 10 साल तो हो चुके और वो तैयारी कर रहा वापस से 10वीं तक के टेस्ट की, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता कुछ। और ये सारा सही टाइम पे सही गाइडेंस और सही प्रिपरेशन की कमी है। तो इसमें हम बिल्कुल 101% पूरा काम करेंगे इस कमी को अपने क्षेत्र में दूर करने। कोई जरूरत नहीं बाहर जाके पीजी या हॉस्टल लेने की, कोई जरूरत नहीं, और बिल्कुल
एक नॉर्मल फीस में करते हैं। यहाँ बच्चा है, कोई ट्यूशन लगाने की किसी को कोई जरूरत नहीं। अब एक बात बताइए, आप थोड़ी समझ की बात है कि एक साल बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, आपको सोचिएगा क्लास में उसको टीचर पढ़ा रहा है एक साल, तो उस बच्चे को ट्यूशन पे जाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या क्लास में टीचर नहीं था? टीचर तो ट्यूशन की जरूरत है, तो फिर वो टीचर किस बात का है? जब बच्चे को आपको कल स्कूल के अलावा भी बाहर पढ़ने के लिए भेजना पड़ गया, तो उस स्कूल में भेज क्यों रहे हो? मुझे ये नहीं समझ में आता। ट्यूशन का टीचर तो 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करवा देता है, इसका मतलब स्कूल के टीचर से 1 साल में भी नहीं हुआ। तो ट्यूशन का खर्चा क्यों? क्या सब दे सकते हैं खर्चा? क्या सबके पास टाइम है अगले बच्चे के बाद? नहीं होना चाहिए ना। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ पे पढ़ा दिया, अब तुम ट्यूशन पे आ जाओ, तो ट्यूशन पे जा दो, तो वहां कुछ अलग। ये भी सोचने लायक बात है, जो बच्चे ट्यूशन ले रहे हैं, जो पेरेंट्स ट्यूशन दिला रहे हैं, कि जो आप पढ़ रहे हो तो भेज रहे हो, ट्यूशन दिलाना है तो वहां का खर्चा बंद कर दो। सिर्फ इसलिए कि स्कूल लिख के दे देगा 9वीं से 10वीं में हो गया, 10वीं से 11वीं में हो गया, उसके लिए इतनी मोटी मोटी फीस भर दो। और जो कि कहना खड़ा करेगी, आप आंकड़ा देख पा रहे हो, 100 में से कहां खड़ा करेगी? वो शिक्षा 95 में खड़ा करेगी। +2 होना, बीए होना, ना होना कोई फर्क पड़ता ही नहीं था उस बात का। इसके मैं ज्यादा टाइम अब नहीं लूंगा कि जो इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल एग्री है, जो बच्चा +1 में होने वाला है, जो बच्चा +2 में होने वाला है, एडमिशन लेने न लेने की बात आपकी अलग है, एक बार डिस्कशन जरूर करेंगे। यहाँ नहीं पढ़ोगे तो जहां पढ़ोगे वहां कम से कम क्वेश्चन जरूर कर सकोगे, ठीक है ना। जैसे ही आपकी मार्च में अपना एग्जाम हो, एक बार मिल जरूर लेना। जरूर नहीं कि यहाँ आगे तो आपको एडमिशन करवाना जरूरी नहीं है, कम से कम आप 10वीं में हो तो हम आपको प्रॉपर गाइड कर पाएंगे कि आपको स्ट्रीम कौन सी लेनी है, आपसे डिस्कशन कर पाएंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है। आप हमारे पास नहीं आ सकते तो आप कहीं पढ़ो, लेकिन इसके साथ पढ़ना, आपका दिमाग भी खराब नहीं होगा और आप सही दिशा में भी जाओगे, ठीक है ना सर। तो इसके लिए जरूर मिलेगा, और यदि जुड़ते हो तो यहाँ से रिजल्ट अब रिजल्ट सर +2 के बाद रिजल्ट दिखेगा बच्चे, +2 के बाद रिजल्ट दिखाने की जरूरत नहीं सर। एक काम करते हैं, मान लीजिए +1 में हमारे पास बच्चा है और बच्चे को पढ़ते हुए 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, जैसे क्विज हमने करवाई, कोई ना कोई तो करवाएगा ही, वहां पर भी वो बच्चा जाएगा। कोई नहीं करवाएगा, किसी से धक्के से करवा लेंगे कि चलो प्राइस हम दे देंगे, आप सिर्फ एक करो, अपने अनुसार पेपर बनाओ, अपने अनुसार सिटिंग प्लान बनाओ, अपने अनुसार रोल नंबर लो, बस आप एग्जीक्यूट करो, हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए पेपर में, बस हमारे बच्चे में परफॉर्मेंस करने आएंगे, और फिर उसमें हम पैदा कर देंगे कि नॉलेज में और सिर्फ डिग्री में फर्क क्या है, और नॉलेज में और डिग्री में फर्क क्या है। 12 बजे रिजल्ट अपलोड होगा, आप खुद एनालिसिस कीजिए कि 7वीं क्लास तक के क्वेश्चन में से आपका बच्चा 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में उसने कितने की। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, तो सही टाइम पे सही ज्ञान करें। कहीं एक और तेरे तो 40 नंबर आए, तो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, वो सही पढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ पढ़ रहा है, उसको खुद नहीं पता क्यों पढ़ रहा है। उस पर बिल्कुल भी गुस्सा मत कीजिएगा कि इसके कम नंबर आ जाता है, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, उस क्लास से कितना कसूर, उसको सही टाइम पे सही नॉलेज प्रोवाइड नहीं हो रही, उसको पता ही नहीं कि तो 9वीं क्यों कर रहा है, तो 10वीं क्यों कर रहा है। और कई स्कूलों का जो दुर्भाग्य है, 9वीं 10वीं इकट्ठी कर देते हैं, 9वीं 10वीं एक साथ ही करते हैं। 9वीं क्लास से कोई भी कंपटीशन एग्जाम होना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं 9वीं क्लास से। 9वीं क्लास की किताब से 9वीं क्लास +2 के बाद आपके सबसे ज्यादा काम आती है 9वीं क्लास। हम जो कोचिंग में पढ़ाते हैं उसका 70% हम 9वीं क्लास का पढ़ाते हैं। सिर्फ परसेंटेज के लिए मत जियो, परसेंटेज से कुछ नहीं होगा, लेकिन परसेंटेज के लिए जियो, साथ के साथ नॉलेज के साथ भी जियो, उस चीज का मैं आग्रह करूंगा आपसे। तो मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।